हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, दिष्टकरण क्या है? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप बताइए। हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी का आपको बताया था, शायद यदि उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, दिष्टकरण है क्या। जैसे हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में बदलना चाहते हैं तो ये बदलने की क्रिया ही दिष्टकरण है। मतलब दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया, किस धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को बदलने की क्रिया बच्चों आपका दिष्टकरण कहलाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो क्रिया है वो आपका दिष्टकरण कहलाता है। और जिस उपकरण से हम बदलते हैं उसे बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं बच्चों? दिष्टकारी। तो यही हमारा दिष्टकारी उपकरण यहाँ पर है जिसमें अपन पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली है, एक प्राथमिक कुंडली जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा हमारा सेकेंडरी। अब प्राथमिक कुंडली में एक आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में आपके पास देखिए पीएन संधि डायोड D1 और D2 दो डायोड जुड़े हैं, साथ में इसमें लोड जुड़ा हुआ है। लोड का मतलब जिसमें हम धारा को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी कुंडली में से हम धारा लगाया यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया तो ये सेकेंडरी कुंडली में गया, फिर सेकेंडरी कुंडली में पीएन संधि डायोड है, इसी के माध्यम से इसको दिष्ट धारा में बदला जाता है। ये तो हो गया डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। देखिए ना क्वेश्चन, परिपथ का नामांकित चित्र, कार्य विधि, निवेशी विभव और निर्गत विभव। जैसे यहां पर देखिए ये निवेशी है, निर्गत है। निवेशी मतलब जो प्रवेश कराया जाता है, निर्गत मतलब जो निकलता है। अब थोड़ा सा इसके पहले बेस में चलते हैं, तभी क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों, आप सबको पता है कि जो पीएन संधि क्या है, जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है तो पीएन संधि बनाता है। क्या बनाता है? पीएन संधि, जिसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये हमारा पीएन संधि है, पीएन संधि डायोड, ठीक है। ये हमारा बच्चों पीएन संधि है। अब इसमें एक प्रोसेस होता है कि यदि किसी परिपथ में जोड़ते समय यदि इस पी के क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए बच्चों, और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए तो ये हमारा कहलाता है अग्र अभिनत। क्या कहलाता है? अग्र अभिनत। और इस अग्र अभिनत में धारा बहती है। इसी का मेन खेल है, इसी का मेन खेल है, थोड़ा समझ लेना। बाकी मैं गारंटेड कहता हूं कभी नहीं भूलेगा, बस थोड़ा समझो। यही पीएन संधि का मेन खेल है। पीएन संधि कैसे बना? पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक के मेल से। अब जब इसको हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं, यदि पी का क्षेत्र धन से है और एन का क्षेत्र ऋण से है तो ये आपका अग्र अभिनत होता है और अग्र अभिनत में धारा बहती है। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है समझाने के लिए कि कैसे बहती है, होल इलेक्ट्रॉन का संयोग किस प्रकार से होता है, सहसंयोजी बंध कैसे टूटता है, उससे मतलब नहीं है। यहां पर यह समझना है कि पी का संबंध यदि धनात्मक से है और एन का संबंध ऋणात्मक से है, यानी पी वाला भाग यदि धन से जुड़ा है तो वह अग्र अभिनत में है और इससे धारा बहती है। वहीं पे बच्चों, वहीं पे थोड़ा सा इसका यदि अपोजिट कर दें, इसका अपोजिट कर दें, मतलब इस पी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दें, किससे? ऋण सिरे से, और एन का संबंध बैटरी के धन सिरे से कर दें। इस स्थिति में ये आपका पश्च अभिनत कहलाता बच्चों। क्या? पश्च बायस कहलाता है या पश्च अभिनत कहलाता है, और इसमें धारा नहीं बहती। फिर से समझना, जब पी का संबंध, जैसे हमारा ये पीएन संधि डायोड है, जब पी का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है या धनात्मक विभव पर होगा तब ये अग्र अभिनत होगा और धारा बहेगी। वहीं पे जब पी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से होगा या आपका ऋणात्मक विभव से होगा तब ये पश्च अभिनत में होगा और इस स्थिति में धारा नहीं बहती। मतलब यहां पे जो पीएन संधि डायोड है, यदि ये अग्र अभिनत में है तो धारा बहेगी। यदि यहां पे पीएन संधि डायोड है, यदि ये अग्र अभिनत में है तो धारा बहेगी। और यदि ये कोई भी यदि पश्च अभिनत होगा कहीं ना कहीं, मतलब आपको पता है कि यदि एक सिरा धन है तो एक ऋण होगा, तो यदि एक सिरा धन है तो ये अग्र अभिनत में है और नीचे वाला पश्च अभिनत में है। जब ये अग्र अभिनत होगा तो ये पश्च अभिनत होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें। मतलब यदि पीएन संधि डायोड अग्र बायस में है तो उसमें धारा बहती है। पीएन संधि डायोड यदि पश्च बायस में है तो धारा नहीं बहती। अच्छा, ये अग्र बायस कब होता है? जब पी का संबंध धनात्मक से होता है। पश्च बायस कब होता है? जब पी का संबंध ऋणात्मक से होता है। इतना क्लियर? तो थोड़ा सा लिखना भी है आपको। दिष्टकरण किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। जो उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है उसे दिष्टकारी कहते हैं।
यदि हमने डायग्राम की बात की बच्चों, तो ये पूरा डायग्राम हमने बनाया था। इस चित्र में आप लोग टी को देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, ये प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली है। इसमें हमारा बच्चों ये जो हमारा आर है, ये आर है, लोड है बच्चों, क्या है, आर है। धारा जो है सी से डी की ओर बहती है और D1 और D2 पीएन संधि डायोड आर लोड है। ये चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेशी, मतलब यहां से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं, द्वितीय कुंडली में प्रेरित होता है। आप सबको पता है कि भाई साहब प्रेरण की क्रिया क्या होती है। जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा बहाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। वही हमारा यहां पर प्रेरित धारा होता है ना। अब ये जब धारा जाता है, अब यहां से कहानी है, समझिएगा कि जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किए तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब ये प्रत्यावर्ती धारा किस रूप में चलती है बच्चों, सबको पता है, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। ऊपर वाले को धनात्मक विभव, ऋणात्मक, फिर धनात्मक विभव, फिर ऋणात्मक विभव, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण। मतलब यहां पर यदि हम बात करें, देखिए ये हमारा धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण। मतलब जो निवेशी है, मतलब जो ट्रांसफार्मर में हमने निवेशी वोल्टेज दिया, वो आपका श्रृंग गर्त के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों, जब हम प्राथमिक कुंडली में आरोपित कराते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यह प्रेरित धारा किस प्रकार से होती है बच्चों, इस प्रकार से, श्रृंग गर्त के रूप में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से यदि आप माइंड कंसंट्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, देखिए बच्चों होता क्या है कि जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो पहला जो चक्र होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, प्रथम चक्र की बात करते हैं तो ये धनात्मक होता है। जब यहां पर धनात्मक हुआ, मतलब प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक पर है, यदि ए धनात्मक पर है तो बी ऋणात्मक पर है। प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक में है, यानी धनात्मक विभव, तथा बी ऋणात्मक विभव पर है। ए का संबंध देखिए जरा, यहां पर देखिए, ए का जो संबंध है वो D1 के पी से है ना। मतलब जो ए है वो बिंदु ई की तुलना में, अब आप कहोगे ई कहां है सर, ये ई है, ये ई है ना। मतलब ए जो है बिंदु ई की तुलना में अधिक धनात्मक है, जिसके कारण D1 जो है आपका अग्रबायस में है, और जब अग्रबायस में है तो इससे धारा बहती है, लोड आर में से बहती है। जबकि जो हमारा ये जो बिंदु बी है इसके तुलना में ऋणात्मक विभव पर है। जो बिंदु बी है बच्चों, प्रथम अर्ध चक्र में बिंदु बी है ई की तुलना में ऋणात्मक में, इसलिए इसमें से धारा नहीं बहता, इसमें से धारा नहीं बहता। ये आपका बच्चों उत्क्रम अभिनत में है, जिससे कार्य नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जब प्रथम अर्ध चक्र की बात करते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक विभव पर होता है बी की अपेक्षा, और ई से भी ज्यादा धनात्मक विभव पर होता है, जिससे D1 अग्र अभिनत में होता है। फलस्वरूप लोड आर में से धारा बहती है। इस समय जो बिंदु बी है वो ई के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर है, फलस्वरूप ये आपका उत्क्रम अभिनत में है, यानी पश्च बायस में है, और जो पश्च बायस है उसमें धारा नहीं बहती है। मतलब जब हमने प्रथम अर्ध चक्र लिया तो धारा तो बहा, धारा बह गया, इसमें से धारा बह गया। जब हम द्वितीय अर्ध चक्र की बात करते हैं बच्चों, तो द्वितीय अर्ध चक्र में ये ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। मतलब ये देखिए ऋणात्मक भाग। तो जब द्वितीय अर्ध चक्र की बात करते हैं तो ए जो है ऋणात्मक विभव पर होता है और बी धनात्मक विभव पर होता है। फिर से समझिएगा, प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक में था, बी ऋणात्मक में है। द्वितीय अर्ध चक्र में ए ऋणात्मक में है, अब बी धनात्मक में है, तो ए का विभव ई के अपेक्षा कम है, फलस्वरूप D1 जो है पश्च अभिनत में है, ये कार्य नहीं करता। किंतु बी का विभव ई के तुलना में धनात्मक पर है, और इस स्थिति में ये D2 जो है वो आपके अग्र अभिनत में है, जिससे लोड आर में से इस बार इधर से धारा बह रहा है। तो द्वितीय चक्र में भी धारा बह गया, ये लो भाई। इसलिए पहले में भी बहा, दूसरे में, इसलिए इसे पूर्ण चक्र के नाम से जानते हैं, अर्ध चक्र के नाम से नहीं, इसे पूर्ण चक्र के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलेंगे बच्चों, तो फिर ये आगे तीसरा, फिर धनात्मक अर्ध चक्र में आएगा। जब धनात्मक अर्ध चक्र में आएगा तो फिर ए धनात्मक में, बी ऋणात्मक में, तो इस बार फिर से D1 मतलब अग्र अभिनत में हो जाएगा और लोड में से धारा बहेगा, और इस बार D2 काम नहीं करेगा। फिर जब अगले स्टेप में आएंगे तो फिर से आपका ए ऋणात्मक में, इस बार बी धनात्मक में हुआ, तो
तो इस बार इसमें से धारा बहेगा, इसमें से नहीं। इसलिए पहली बार D1 से गया, दूसरी बार D2 से गया, फिर D1 से D2, मतलब हर बार धारा बह रहा है। इसलिए पूर्ण चक्र बोलते हैं कि हर चक्र में धारा मिलता है, इसलिए इसे पूर्ण चक्र बोलते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी नहीं बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप बोलते हैं बच्चों। थोड़ा सा देखिएगा, कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब समझोगे। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, इसमें प्रेरित हो जाता है। प्राथमिक कुंडली है ये, द्वितीय कुंडली। आगे चलते हैं। प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक विभव तथा बी ऋणात्मक, ये धन है तो बी ऋण है, परंतु ए बिंदु ई की तुलना में धनात्मक विभव, यहां पे जो बिंदु है इससे अपेक्षा ये धन है, ये ऋण है। जब ए धन है तो D1 अग्र अभिनत में होता है, इसलिए धारा C से D की ओर बहता है। इस अग्र अभिनत के कारण धारा बहता है। फिर बच्चों इस स्थिति में पहले ही चक्र में ए धनात्मक में, लेकिन बी ऋणात्मक में है। इस स्थिति में बी ऋणात्मक विभव पर है, D2 पश्च अभिनत में है, जिससे ये कार्य नहीं करता है। मतलब बिंदु बी ई के तुलना में ऋणात्मक विभव पर है, ये D2 पश्च अभिनत में है, जिसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं, फलस्वरूप कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे द्वितीय अर्ध चक्र की बात करते हैं, जैसे द्वितीय अर्ध चक्र में पहुंचते हैं तो ए आपका ऋणात्मक हो जाता है, बी आपका धनात्मक हो जाता है। ठीक है, बिंदु ई के तुलना में ये अधिक ऋणात्मक है, इसलिए D1 पश्च अभिनत में ये कार्य नहीं करता। D1 आपका उत्क्रम यानी पश्च वही है, इस कारण कार्य नहीं करता। किंतु D2 जो है बच्चों ये धनात्मक में, इसलिए D2 अग्र अभिनत में है और इस बार भी धारा बहती रहती है। इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों अर्ध चक्र में लोड में से धारा बहता है, यानी पहले बार में इसके कारण और दूसरे बार में इसके कारण, दोनों के कारण बच्चों। इसी कारण से इसे बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज आपने डायग्राम में देख लिया। तो ये कहानी था बच्चों और कुछ भी नहीं है। पहला कहानी फिर से समझो। इसमें क्रिया विधि में क्या है कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा, तो पहले स्थिति में जब धनात्मक अर्ध चक्र में ये धन रहता है, ये ऋण है, तो ये कार्य करता है तो धारा बहती है। द्वितीय अर्ध चक्र में ये ऋण हो जाता है तो ये धन हो जाता है, तो फिर ये कार्य करता है और लगातार धारा बहती रहती है। ये था हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि तरीका समझोगे तो पेपर में लिख पाओगे, यदि तरीका नहीं समझोगे तो पेपर में आप नहीं लिख पाओगे, गारंटेड है। प्लीज यार पसंद आए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।